CFSE एंड इट्स एप्लीकेशंस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा किसे कहते हैं। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। CFSE क्या थी ये हम देख चुके हैं। मैंने बताया था कि जब भी कोई मेटल आयन जो कि आइसोलेटेड है, ट्रांजिशन मेटल है, तो उसके ये डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे ही इस मेटल आयन के चारों ओर ऑक्टाहेड्रली 6 लीगेंड आते हैं, तो ये 5 मेटल डी ऑर्बिटल्स यानी धातु के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ऊर्जा बट जाती है या स्प्लिट हो जाती है। हम बोलते हैं कि अब ये पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट नहीं हैं, ये 2 सेट्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका क्या रीज़न है ये आपको मालूम होना चाहिए। T2G और EG ये 2 एनर्जी सेट्स हैं, क्योंकि एनर्जी स्केल पे हम देख रहे हैं कि EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है। यहाँ पर जो EG ऑर्बिटल्स हैं, इस लाइन से यानी कि जो आइसोलेटेड मेटल आयंस में डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी, उससे 0.6 डेल ओ ऊपर चले गए हैं। डेल ओ को मैंने बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी शॉर्ट फॉर्म CFSE होती है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी शॉर्ट फॉर्म CFSE होती है। लेकिन मैं स्प्लिटिंग एनर्जी को कभी भी CFSE नहीं बोलूँगा। ये स्प्लिटिंग एनर्जी EG और T2G ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कितना स्प्लिट हो जाते हैं, कितना एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उसको कहा मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल आयन है, उसके चारों तरफ कौन से लीगेंड्स हैं। इस पर डिपेंड करेगा कि ये EG और T2G ऑर्बिटल्स कितना स्प्लिट करेंगे या कितना एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी सेम रहती है, इसलिए इस पर्टिकुलर लाइन से, जिसे हम ज़ीरो लाइन कह सकते हैं, इस लाइन से जितना EG ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे उतना ही T2G ऑर्बिटल्स नीचे चले जाएंगे। यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि EG ऑर्बिटल्स ने प्लस 0.6 डेल ओ एनर्जी गेन की है, प्राप्त की है, जबकि T2G ऑर्बिटल्स इस ज़ीरो लाइन से केवल माइनस 0.4 डेल ओ नीचे गए हैं। तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि EG ऑर्बिटल्स 2 हैं जबकि T2G ऑर्बिटल्स 3 हैं। क्योंकि EG ऑर्बिटल्स 2 हैं, इसलिए 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़ीरो लाइन से ऊपर गई है प्लस 0.6। तो एक की 0.6, दूसरे की 0.6, टोटल हो गया 1.2। ठीक इसी तरीके से 3 T2G ऑर्बिटल्स नीचे गए हैं, तो 3 4 जा 12 यानी माइनस 1.2 इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी नीचे गई है। तो ओवरऑल एनर्जी इनकी वही रहती है जो कि आइसोलेटेड मेटल डी ऑर्बिटल्स में थी। यहाँ पर मैं 2 डायग्राम्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लीगेंड्स का फ़र्क है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मेटल आयन के चारों तरफ यहाँ पर 6 क्लोरीन लीगेंड्स आते हैं, जबकि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए 6 साइनाइड लीगेंड्स आते हैं। तो स्थितियाँ थोड़ी बदल जाएंगी। किस कॉन्टेक्स्ट में बदल जाएंगी कि साइनाइड लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स, जबकि क्लोराइड वीक फील्ड लीगेंड्स। वीक फील्ड लीगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड से मतलब ये है कि क्लोराइड इन मेटल आयंस के ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाएंगे,
इसलिए ये जो स्प्लिटिंग गैप है या डेल ओ है, ये कंपैरेटिवली कम होगा बजाय डेल ओ डैश से। डेल ओ डैश बता रहा है साइनाइड लिगेंड, यानी जब 6 साइनाइड लिगेंड किसी पर्टिकुलर मेटल आयन के चारों तरफ आएंगे ऑक्टाहेड्रली, तो यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने +0.6 और -0.4 डेल ओ ही बताया है, लेकिन अब डेल ओ की वैल्यू बदल गई है। इसको मैंने डेल ओ डैश कहा है, इसको मैंने डेल ओ कहा है, इसलिए करस्पॉन्डिंगली ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी पांचों डी ऑर्बिटल्स की वही होगी जो कि आइसोलेटेड मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी। इन दोनों डायग्राम्स में अपेरेंटली हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है सिवाय स्प्लिटिंग डिस्टेंस के, यानी EG और T2G ऑर्बिटल्स में यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि यहाँ पर ये डिस्टेंस कम थी या एनर्जी गैप कम था। यहाँ पर ये एनर्जी गैप ज़्यादा था। लेकिन ये डिफरेंस तब हमें पता लगता है जब पर्टिकुलर मेटल आयन लेते हैं हम, और उस पर्टिकुलर मेटल आयन के केस में मान लीजिए D1 केस लेते हैं। जैसे हमने टाइटेनियम 3+ मेटल आयन लिया, तो टाइटेनियम 3+ में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। उस केस में इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, जबकि ये आइसोलेटेड मेटल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। तो क्योंकि आइसोलेटेड मेटल की तुलना में मेटल कॉम्प्लेक्स में, धातु जटिल यौगिक में, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे ही रहता कंपैरेटिवली, तो इतनी एनर्जी गेन होगी। हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स बनने पर कितनी एनर्जी गेन होगी उसको मैंने यहाँ बता रखा है। D1 केस में -0.4 डेल ओ एनर्जी गेन होगी, या कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबलाइज होगा। हम बोलेंगे कि D1 मेटल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 डेल ओ है। अब क्योंकि ये वीक फील्ड केस था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड केस था, स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में भी सिर्फ लिगेंड्स चेंज हो गए हैं। अगर मेटल आपका वही टाइटेनियम 3+ है, तो यहाँ पर भी पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा और वही -0.4 डेल ओ डैश का गेन होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी या तंत्र में से निकल जाएगी, सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरा केस लेते हैं, यानी D2 केस लेते हैं, वैनेडियम 3+ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो वैनेडियम 3+ कॉम्प्लेक्स में भी ऊपर वाले केस में दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये D2 केस है, जबकि नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। अगेन इन दोनों ही केस में एक की वजह से -0.4, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से -0.4, तो CF ऐसी हो जाएगी D2 केस में -0.8, वीक फील्ड केस में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में भी। D3 केस की बात करें तो D3 केस में भी दोनों ही सिस्टम्स में CF ऐसी सेम रहेगी, और वो रहेगी -1.2 -1.2। लेकिन अब D4 केस में डिफरेंस आ जाएगा। वीक फील्ड केस में क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है, इसलिए आने वाला चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप होने की बजाय ऊपर जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेंगे तो पेयर करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय इस हायर एनर्जी ऑर्बिटर में ट्रांसफ़र करने के। तो इस पर्टिकुलर केस में जो CF ऐसी होगी वो अब होगी -0.6। ध्यान दीजिए, इन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से
-1.2 0.4 -1.2 डेल ओ एनर्जी गेन होती है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में स्थापित करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए हमें +0.6 डेल ओ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो -1.2 में से +0.6 जाएगा तो -0.6 डेल ओ एनर्जी लिबरेट आउट होगी। लेकिन दूसरा जो केस है, यहाँ पर क्योंकि Eg ऑर्बिटल्स और T2g ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी Eg ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले T2g ऑर्बिटल्स में आएगा और ऊपर वाले Eg ऑर्बिटल्स में नहीं जाएगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी के Eg ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी ज़्यादा है। तो क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी कम से कम रखना चाहेगा, इसलिए वो पेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स T2g ऑर्बिटल्स में आ गए, तो 4 4 जा 16 -1.6 डेल ओ डैश CFSE रिलीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए हमें थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ी थी, तो प्लस पेयरिंग एनर्जी जो इस ओवरऑल CFSE में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस की फिगर है, ये प्लस की फिगर है, इसलिए ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम D5 केस लें तो वीक फील्ड केस में 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में 5वां इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। क्योंकि वीक फील्ड केस में पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। यानी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को बनने में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अतिरिक्त प्राप्त नहीं होगी, जबकि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं और 2 पेयर्ड हैं, तो 5 4 जा 20 यानी -2.0 CFSE रिलीज़ होगी, लेकिन 2 पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से अब D6 केस हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में छठा इलेक्ट्रॉन T2g में आएगा, और इस पर्टिकुलर केस में भी छठा इलेक्ट्रॉन T2g में आएगा, लेकिन अब इनकी एनर्जीज में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि D6 केस में वीक फील्ड केस में -0.4 प्लस पेयरिंग एनर्जी होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में ये -2.4 प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी होगी। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और CFSE निकाल लेंगे। इस तरीके से जो ये CFSE हमने निकाली है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इस CFSE का यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की आयनिक रेडियाई कैलकुलेट करने में और उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करने में। थैंक यू।